Okay. Hi everyone. Here is Rasmi. योर नेक्स्ट प्रश्न जो है ये बहुत बेसिक पे ही है। इसे इस सवाल के जरिए ये होगा कि हम लोगों का जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसको पूरा सवाल को आप देखो कि इसमें बहुत सारा, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इवेंट का कॉन्सेप्ट है और कंडीशनल इवेंट का कॉन्सेप्ट है। एक छोटे से सवाल में ये सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पर आया है। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया। ठीक है। तो इससे हमारी जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ये इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, देखो सवाल मैं पढ़ती हूँ कि अगर ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट अपने आप दिया हुआ है कि ये दोनों ए बी क्या है, इवेंट है, पर ये इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। इंडिपेंडेंट, एक के घटने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें खास बात हम लोग क्या समझे थे कि जो आउटकम का सेट है वो दोनों में कॉमन हो सकता है ना। ये इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी हम लोग समझे हुए हैं। कहता है विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, जहां आपका प्रोबेबिलिटी ए का जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और प्रोबेबिलिटी बी भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये सवाल में आपका दिया हुआ है। कहता लेट ए एंड बी द कॉम्प्लीमेंट्स, और ये ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो हम लोग चेक करते हैं एक एक करके सब स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप कहोगे मैम ये तो होता ही है, लास्ट वीडियो में ही आपने बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होता है। लेकिन यही अगर म्यूचुअल इवेंट की बात होती तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन जीरो हो जाता है कि नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि कॉमन आउटकम हो सकता है, यही तो अपन पढ़े हैं, कॉमन आउटकम हो सकता है। इसीलिए इसको क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ये हम लोग प्रूफ भी किए थे, है ना। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये करेक्ट है, हमको फॉल्स चुनना है जो इनकरेक्ट होगा। ठीक है। तो अब बी पर आइए, ये क्या लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन गिवन बी। तो इसको देखते हैं, इसको चेक करने के लिए लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ना कि अगर प्रोबेबिलिटी मेरा ये क्या, इसको क्या लिखे थे कि बी प्रोबेबिलिटी हैपन हो गया तो ए के घटित होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अपन क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही ना हम लोग पढ़े थे, है ना। तो आप कहोगे यस मैम ये तो पढ़े थे हम लोग, और चूंकि ये ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लिखोगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दोनों डिविजिबल होगा तो बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो इट इज नॉट योर आंसर, है ना। तो देखिए जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से यही सवाल आपको पूछ दिया जाए, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऑलवेज यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, राइट। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों हमने चेक कर लिया। तो अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखिए याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या लिखे थे, तो सेट थ्योरी से जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में उसी तरीके से लिखते हैं ना, ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना आपका। तो अब आप क्या लिखोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस क्या करोगे, ये जीरो तो होगा नहीं, ये टर्म तो जीरो नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये म्यूचुअल इवेंट नहीं है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट, है कि नहीं। तो जब ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये म्यूचुअल इवेंट होता तो टर्म जीरो होता और दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है और यही आपको गलत ऑप्शन फाइंड करने के लिए दिया गया था। तो आप कहोगे मैम आपने इसको तो चेक किया नहीं,
तो चेक करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, दिस इज वैलिड फॉर कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑल्सो, है कि नहीं? कि अगर आप क्या कहते हो, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, इसको मैं मिटाती हूँ, तो आपका ये जो है इंटरसेक्शन जो आप लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो दिस इज वैलिड फॉर कॉम्प्लीमेंटेड इवेंट ऑल्सो ना, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आप लिखते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सही है कि नहीं है? तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो आपने देखा कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज योर सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, एंड दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन गेट एग्जाम, राइट? तो मैंने इसको भी इसलिए लिया सो दैट कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट का, म्यूचुअल इवेंट का, और फिर क्या है डिपेंडेंट इवेंट की, एक हैपन हो गया तो दूसरे के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर आपका जो बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी यूनियन का होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो ये सब का आपने इस सवाल में क्या देखा, एप्लीकेशन देखा, है कि नहीं है? तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा था ये सवाल। तो आप क्या करोगे कि इन सारे सवाल को एक से अधिक बार बनाओगे, ठीक है ना? यू हैव टू सॉल्व मोर देन 1 टाइम्स ईच क्वेश्चन। एक बार बनाने से दिमाग में चीजें नहीं रहती हैं, तो उसको क्या करना है, एक तो वीडियो को आप बार बार देखो, और दूसरा आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करो। तो यही सब जो कॉन्सेप्ट होगा, देखो सवाल कौन सा पूछेगा एग्जाम में, इट इज नॉट फिक्स, राइट? बट हाँ, ये जरूर है कि जो भी सवाल आपका आएगा उसमें कॉन्सेप्ट यही सब कुछ अप्लाई होगा। तो फिर धीरे धीरे इससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, तो मजा भी आने लगता है कि नहीं है? ठीक है ना? तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? ओके, हाय एवरीवन। तो ये जो है नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी से ही पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें हम लोग डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पर ये सवाल है, ठीक है? इस डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आपका एक एग्जाम है, उसमें 2 पेपर में बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 दी हुई है। तो 1 में हमने मान लो पेपर 1 को ए मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 हमारा गिवन है, और पेपर 2 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो 2 के लिए बी मान लिया, तो ये क्या हो गया 0.2। तो कहता है गिवन दैट पेपर, अब यहाँ ध्यान से देखना, पेपर 2 इज 0.2, वो तो ठीक है। अब पूछ रहा है कि गिवन दैट स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, ये पता है कि बच्चा जो है वो किस में फेल हो गया, पेपर 2 में, यानी बी पेपर में बच्चा फेल हो गया है, ये पता है। तो ए पेपर में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.6। तो इसको आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कैसे लिखते हो कि बी पेपर में फेल हो गया है, तो ए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.6 दी हुई है आपका, ठीक है ना? तो इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना कि पेपर 2 में फेल हो गया है, तो पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी रिटन लाइक दिस, राइट? तो आपसे सवाल पूछा है कि दोनों पेपर में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों पेपर में फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, इंटरसेक्शन से लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आपने क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ डिपेंडेंट थ्योरम से हम लोग फार्मूला प्रोबेबिलिटी से क्या जानते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी बी हो गया है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको लिखते हैं ना, हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़े हैं, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको इसको आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसका कि गिवन है, तो ए की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपको सवाल में क्या दिया हुआ 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ 0.2, तो ये क्या हो गया फाइनली 0.12, है ना? तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये सवाल कितना बेहतरीन है कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि पेपर ए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर इसमें यह भी दे दिया है कि अगर बच्चा बी में फेल हो गया है
तो ए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो जब दिया हुआ है तो फिर पूछा गया आपसे कि दोनों में एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों में एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस में दिखाते हैं, इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, है ना। और एक हैपन हो गया है तो दूसरे के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं। और इसी को हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया पेपर, दोनों को एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों की निकल गई, है ना। तो इसको हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक बार और आप देख लेंगे इसको रिवाइंड करके, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलेंगे, ठीक, थैंक यू।